थैंक यू एवरीवन हैविंग मी हियर। आई एम सुचि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। चलिए बात करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं और सभी के लिए हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होता है। ये एनर्जी हमको न्यूट्रिएंट से मिलता है जो हम फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट से एनर्जी का कन्वर्सन होता है ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है जो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेज है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में, तीसरा है क्रेब्स साइकिल जिसको हम टीसीए साइकिल और साइट्रिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, चौथा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। चलिए हम बात करते हैं पहला स्टेज जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस 2 वर्ड को लेकर बनाया गया है। पहला है ग्लाइको जिसका मतलब है ग्लूकोज, दूसरा है लाइसिस जिसका मतलब है ब्रेकडाउन। ये प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होके 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सपोज मानो ये है सेल, ये है सेल के न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है। ये जो पार्ट है सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस पार्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस को हम कॉमन पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस में, ये दोनों स्टेज में ये प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, इट मीन्स इन anaerobic and aerobic in both the condition this process is occurring in all living organism। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। यह है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस का पहला स्टेज। ये प्रोसेस को पहले एमडेन, मेयर हब, पार्नास तीनों बायोलॉजिस्ट मिलके डिस्कवर किए थे, जिसी वजह से उनका नाम लेकर ये प्रोसेस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। चलिए हम बात करते हैं ये पाथवे कैसे कंप्लीट होता है। पहले ये प्रोसेस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाएगा। इसी वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए ग्लूकोज पहले एटीपी के मदद से हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी एक एटीपी यूटिलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ से ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट तक हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ तक ग्लूकोज अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो आगे जाके एटीपी दे सके। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट आल्डोलेज के प्रेजेंस में स्प्लिट होके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है।
और ब्रेक डाउन होके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड देता है। ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ पे सेल में अल्डोलेज एंजाइम होना जरूरी है। अगर सेल में अल्डोलेज एंजाइम नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस 2 बार होता है ताकि वो आगे जाके 2 पायरुविक एसिड दे सके। पहले 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। ये प्रोसेस में एक H3PO4 ऐड ऑन होता है और यहाँ पे NAD+ रिड्यूस होके NADH2 में कन्वर्ट होता है। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप को ADP यूटिलाइज करके यहाँ पे एक ATP फॉर्म करता है। इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। इस स्टेज में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, जहाँ पे एक ADP फॉस्फेट ग्रुप को यूटिलाइज करके ATP सिंथेसाइज करता है और यू कैन से इट विल फॉर्म 1 ATP। सो यहाँ से ये प्रोसेस 2 बार होता है। यहाँ से इतना तक हम पे ऑफ फेज बोलते हैं। पे ऑफ क्योंकि यहाँ और इस स्टेज में ग्लूकोज और ATP यूटिलाइज नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ ATP वो सिंथेसाइज करता है और यू कैन से इट विल फॉर्म ATP। इसको हम पे ऑफ फेज कहते हैं। अभी देखेंगे ये स्टेज में हमको कितना ATP मिला और ये स्टेज में सेल कितना ATP यूटिलाइज किया। सो देखेंगे एनर्जी गेन कहाँ कहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है। एक ATP यूटिलाइज होता है जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एक ATP यूटिलाइज होता है। फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तब और एक ATP यूटिलाइज होता है। तो टोटल यहाँ पे यूटिलाइज हुआ 2 ATP। इसके बाद ATP कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुआ। एक प्रोड्यूस हुआ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये प्रोसेस 2 बार होता है तो यहाँ पे हमको मिला 2 ATP। इसके बाद दूसरा स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड। जब ये कन्वर्सन होता है तब ग्लूकोज और एक ATP देता है। ये स्टेप भी 2 बार होता है तो इसी वजह से यहाँ पे हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP मिला। तो टोटल हमको कितना ATP मिला, 4 ATP। लेकिन यूटिलाइज कितना हुआ, 2 ATP। तो यहाँ पे ATP मिला 4, यूटिलाइज हुआ 2, तो गेन हुआ यहाँ पे
ATP। लेकिन जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब ये एक NaDH2 फॉर्म करता है। ये प्रोसेस भी 2 बार होता है, तो यहाँ पे कितना NaDH2 फॉर्म हुआ? 2 NaDH2। जब ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा, एंड प्रोसेस में जाएगा, तो एक NaDH2 से हमको कितना मिलेगा? 3 ATP मिलेगा। यहाँ पे हमको 2 NaDH2 मिला, इसी वजह से हमको कितना ATP मिलेगा? आगे जाके 6 ATP। आगे जाके हमको 6 ATP ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू NaDH2 से मिलेगा 6 ATP। यहाँ पे गेन हुआ ATP के फॉर्म में 2 ATP, या आगे जाके मिलेगा 6 ATP, तो टोटल हुआ 8 ATP। At the end of the cellular respiration process, through glycolysis we will get 8 ATP, but ATP के फॉर्म में हमको गेन हुआ 2 ATP। एक ग्लूकोज मोलेकुल स्प्लिट होके 2 मोलेकुल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद सेल को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो ये फिर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इनर पार्ट है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स पार्ट में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें 2 स्टेप होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ये दोनों स्टेप ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जहाँ पे ATP फॉर्मेशन होता है एंड स्टोरेज भी होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। व्हाई? ये हुआ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में NAD+ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये NAD+ ग्लूकोज से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। ये NaDH2 फॉर्म करता है। फिर ये NaDH2 आगे जाके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिमूव होता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके ATP फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर क्या होगा? सेल में जितने सारे NAD+ है वो सब रिड्यूस कंडीशन में होंगे, NADH2 फॉर्म में होंगे, और NAD+ नहीं बचेगा ताकि वो फिर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। इसी वजह से ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस
को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे ये फ्यूल के जैसा काम नहीं करके ये फिर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन जाता है। ये फिर पायरुविक एसिड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये पायरुविक एसिड फिर आइदर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, नहीं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ये प्लांट में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जब ये एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के अंदर ना होकर सेल के बाहर होता है बाय द हेल्प ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और बाय ईस्ट, ये प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है जब ये बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय ईस्ट होता है। सो सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं कहते हैं। अभी देखेंगे ये इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड पहले पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस में NaDH2 ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस में कन्वर्ट होता है। जो NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में फॉर्म होता है, वही NaDH2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस फॉर्मेशन करता है। लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्मेशन होता है? जब पायरुविक एसिड लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, तब ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ये हाइड्रोजन कहाँ से लेता है? ये NaDH2 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। तब NaDH2 ऑक्सीडाइज होके, मतलब इससे हाइड्रोजन रिमूव होके NAD प्लस फॉर्मेशन करता है। जब ये लैक्टिक एसिड सेल में डिपोजिट होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस टाइम पायरुविक एसिड को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम उस टाइम मसल्स में क्रैम्प फील करते हैं, पेन फील करते हैं। मसल्स उस टाइम लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से स्टिफ हो जाता है। तब हम जोर जोर अगर सांस ले तब ये लैक्टिक एसिड फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तब सेल में या मसल्स में लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होता है, उस टाइम जो पेन हम फील करते हैं मसल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मसल्स फैटिग। ये मसल्स फैटिग लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से होता है और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस एंड
anaerobic respiration process. Hope you understand. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.